मेरा नाम सूरज है और हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार की तरह दिल्ली के कृष्णा नगर के एक पुराने लेकिन प्यारे से मकान, जिसे हम शांति निवास कहते हैं, में रहता है। यह मकान हमारे पूर्वजों की निशानी है, जिसकी हर ईंट में हमारी पारिवारिक कहानियां बसी हुई हैं। हमारा घर एक 2 मंजिला मकान है। ऊपर की मंजिल पर मेरे ताया जी, चाचा रोहन, जो अपने शांत स्वभाव और समझदारी के लिए जाने जाते हैं, और ताई जी, चाची पूजा, जो घर की रौनक और केंद्र हैं, अपनी 3 बेटियों के साथ रहती हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम आशना है, जो 26 साल की है। वह एक नरम दिल और सुलझी हुई महिला है। उसकी शादी को लगभग 2 साल हो चुके हैं और वह अपने पति विक्रम के साथ खुशहाल जीवन जी रही है, मगर अभी तक उनकी गोद हरी नहीं हुई है। घर में सबको इस बात की चिंता है, लेकिन आशना ने धैर्य और उम्मीद का दामन थामा हुआ है। दूसरी बेटी मधु, जिसे हम सब प्यार से रानी कहकर बुलाते थे, 24 साल की है। उसने अपनी पढ़ाई मास्टर्स में हिंदी साहित्य पूरी कर ली है। उसकी आवाज में ऐसी मिठास है कि वह जब भी बोलती है कानों में रस घोल देती है। ये वही मधु है जिसे मैं अपने दिल और जान से ज्यादा चाहता हूँ। उसकी हंसी पूरे घर में संगीत की तरह गूंजती है। तीसरे नंबर पर शर्मेशिया है, लेकिन घर में हम सब उसे सोनिया कहकर बुलाते हैं। वह 18 साल की है और अभी भी कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई कर रही है। सोनिया की आंखों में हर वक्त शरारत और चुलबुलापन झलकता है। वह घर में सबसे ज्यादा शरारती और चंचल है। उसके बिना घर का कोई खेल या मजाक पूरा नहीं होता। ताई जी पूजा की उम्र अभी कम ही है। वह मुश्किल से 42 साल की होंगी। उनकी शख्सियत में एक अजीब सी चमक है, जो उन्हें मेरी कजिन्स की माँ होने के बावजूद मेरी बड़ी बहन ज्यादा लगती है। उनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। शायद यही वजह है कि वह इतनी जवानी में भी अपनी बेटियों की दोस्त लगती है। ताया जी रोहन और मेरे पापा जी, पिता संजय, दोनों दुबई में रहते हैं। उनकी वहाँ मसालों की 2 दुकानें हैं, जो दोनों का संयुक्त व्यवसाय है। यह व्यवसाय उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से खड़ा किया है। साल में एक बार 2 महीने के लिए पापा जी संजय आते हैं और अगले साल ताया जी रोहन। उनके आने का समय घर में जश्न का माहौल ले आता है, जैसे दिवाली का त्योहार हो। नीचे की मंजिल पर मैं अपनी प्यारी बहन और माँ जी, माता जी, दुर्गा के साथ रहता हूँ। हमारी मंजिल भी ऊपर वाली मंजिल जैसी है, जिसमें एक पूजा का कमरा है, जहाँ माँ जी रोज सुबह और शाम देवी देवताओं की पूजा करती हैं। एक विशाल बैठक ड्राइंग रूम है, जो मेहमानों के लिए खास है। एक बड़ा रसोई घर किचन, जहाँ हमेशा खुशबूदार पकवान बनते हैं, और 4 आरामदायक सोने के कमरे। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। मेरी बहन जूलिका है, जिसकी उम्र 24 साल है और जिसे हम प्यार से जिया बुलाते हैं। जिया बहुत समझदार और सुलझी हुई है। वह घर के सभी कामों में माँ जी का हाथ बटाती है। जूलिका से बड़ी हमारी बहन फरियाल दीदी हैं, जो 30 साल की है, शादीशुदा हैं, और उनका एक प्यारा सा बच्चा कौशिक भी है। वह अपने पति रोहित के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हैं। मेरे पापा जी संजय बड़े हैं, लेकिन फरियाल दीदी के जन्म के कई सालों बाद जूलिका का जन्म हुआ और उसके 4 साल बाद मैं पैदा हुआ। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी माँ जी दुर्गा बहुत ही सरल स्वभाव की हैं। उनका दिन भजन, आरती और पौराणिक सीरियल देखने में गुजरता है। ताई जी पूजा का भी बस यही नियम है। हम लोग इतने अमीर नहीं हैं कि हर सुविधा हासिल कर सकें, लेकिन इतने गरीब भी नहीं। अब हमें मध्यम वर्ग से थोड़ा ज्यादा ही कह सकते हैं। जीवन की सभी बुनियादी और कुछ अतिरिक्त सुविधाएं हमारे पास हैं। इन दोनों घरों में, पूरे परिवार में, बस मैं ही एक लड़का हूँ। न मेरा कोई भाई है और न ही ताया जी का कोई बेटा है। मैं अपने घर में काफी जिद्दी हूँ। किसी भी काम को अपनी मर्जी से ही करता हूँ, लेकिन वही काम अगर मधु कहे तो मैं बिजली की रफ्तार से करता हूँ। मधु पर मैं मरता हूँ। यह बात हमारे माता पिता के सिवा बाकी सब लोग जानते हैं। मेरी बहन जिया भी, मधु की बहनें आशना और सोनिया भी, और खुद मधु भी जानती है कि मैं उस पर जान छिड़कता हूँ, उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे कोई गंभीर ही नहीं लेता। सबको मुझ में एक बच्चा ही नजर आता है, एक नादान आशिक जो अभी दुनिया को नहीं समझता। मुझे गंभीर लेने के बजाय सब मेरी बातों को मजाक में उड़ाते हैं, मेरी खिचड़ी पकाते हैं और मुझे छेड़ते हैं। जिया और मधु कभी हंसते हुए मुझे मेरे प्रिंस, मेरे आशिक या मेरे दूल्हा राजा कहकर छेड़ती है। मधु मुझे कोई भी काम कहे तो मैं भागकर करता हूँ। जब मैं माँ जी या किसी और की बात ना मानूं, तो वे सब मधु से कहते हैं, तुम इसे कहो, ये तुम्हारी बात मानेगा। और मैं बेचारा सच्चा आशिक
बस मधु ने बोल दिया तो अब तो करना ही है। कहने को तो 2 मंजिला घर था, पर हम हर वक्त एक ही मंजिल पर रहते थे। ऊपर वाले नीचे और नीचे वाले ऊपर, बस नाम के ही अलग थे। मेरे प्यार का यह आलम था कि 1-2 बार मधु के लिए रिश्ते भी आए। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार एक लड़के वाले बहुत जोर दे रहे थे, तो मुझे उनकी छानबीन करने को कहा गया। मैंने फौरन कह दिया कि अच्छे लोग नहीं हैं, लड़का आवारा है और बहुत झगड़ालू है। यूं मैंने वह रिश्ता नहीं होने दिया। भला कैसे होने देता? मुझे खुद जो मधु से शादी करनी थी। और भी लड़कियां बहुत थीं, पर मधु में जो बात मुझे नजर आती थी वह मैं बता नहीं सकता था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी, उसकी हंसी में ऐसी खनक और उसके बोलने में ऐसी जादूगरी कि मैं बस उसका दीवाना हो चुका था। देखने में तो सभी प्यारी थीं, पर जो बात मधु में थी वह किसी और में नहीं। मधु की शक्ल और सूरत कैसी थी? यूं समझिए कि उसे मशहूर अभिनेत्री दिशा पाटनी से तुलना की जा सकती थी। बस उससे जरा थोड़ी मोटी थी, पर ज्यादा नहीं, हल्की सी। दूध जैसा गोरा रंग, लंबी काली जुल्फें, जो भी देखे बस देखता ही रह जाए। ऐसी थी मेरी जान मधु। मैं पागल था मधु के लिए। हर वक्त उसके आसपास रहना, उससे बातें करना, उसकी हंसी सुनना, ये सब मुझे बेहद अच्छा लगता था। गर्मी का महीना था। जेठ का महीना अपनी पूरी शिद्दत पर था। गर्मी इतनी कि जैसे लू चल रही हो। और बिजली की लोड शेडिंग का भारत में सबको पता ही है, खासकर दिल्ली जैसे शहर में। एयर कंडीशनर बस 2 सोने के कमरों में लगे थे, एक माँ जी और पापा जी के लिए और दूसरा फरियाल दीदी के लिए। एक दिन मैं और जिया दीदी दोपहर के वक्त बैठक में बैठे थे। जिया दीदी आराम से सोफे पर बैठी थीं और मैं नीचे जमीन पर उनके करीब बैठा था। जिया दीदी मेरे बालों में तेल की मालिश कर रही थीं। इससे मुझे बहुत सुकून मिलता था। हम ऐसे ही इधर उधर की बातें भी कर रहे थे, हंस रहे थे, हंसा रहे थे। माँ जी भी पास ही बैठी पालक काट रही थीं। जिया दीदी बोली, सूरज, मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रही हूँ। उनकी आवाज में एक नई सी चमक थी। मैंने चौंक कर पूछा, वह क्या दीदी? जिया दीदी बोली, हमारा घर कितना खाली खाली है ना, क्यों ना हम तुम्हारी शादी करवा दें। घर में एक नई बहू आएगी तो रौनक हो जाएगी। माँ जी ने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोली, इस उल्लू के पट्टे से कौन शादी करेगा? न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। जिया, तुम यह अपनी सोच तक ही रखो, इसे मत सुनाओ वरना आसमान पर चढ़ जाएगा। मैंने फौरन माँ जी को टोका, दीदी अब छोड़ो माँ जी की बातें, वह तो कुछ भी बोलती रहती हैं। अब बताओ और क्या सोच रही थी? जिया दीदी की आंखों में चमक और बढ़ गई। बोली, हाँ तो मेरे प्यारे से भाई, मैं सोच रही थी कि एक ग्रैंड सी रिसेप्शन हो जिसमें सारा दिल्ली शामिल हो। यह घर फूलों से, रोशनियों से सजा हुआ हो। सारा शहर देखे कि मेरे भाई की बारात जा रही है। यह प्यारी सी चांद सी दुल्हन लेकर आए। मैंने कहा, वाह, काफी अच्छी सोच है। वैसे अब की ऐसी सोचें सोचती रहा करो और आगे बोलती जाओ। बड़ा मजा आ रहा है। माँ जी फिर बोली, दुल्हन तो ले आएगा, उसे खिलाएगा क्या बेटा? पहले कुछ कमाओ, कोई नौकरी ढूंढो, फिर ऐसे ख्वाब सजाओ। अभी बस पढ़ाई में दिल लगाओ। मैंने माँ जी को देखा और जिया दीदी से कहा, दीदी अब बोलो। माँ जी को तो वैसे ही मैं 5 साल का ही लगता हूँ। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, बस जल्द ही कमाने भी लगूंगा। अब देखती जाओ। इतने में ऊपर से मधु भी सीढ़ियां उतरती हुई आ गई। उसके बालों से शैम्पू की महक आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, ओहो, क्या बातें हो रही हैं? जिया दीदी मुस्कुराई और बोली, अच्छा हुआ तुम आ गईं। मैं अपने भाई की शादी का सोच रही हूँ। मधु की आंखों में शरारत आई और वह बोली, फिर तो बहुत मजा आएगा। यह बोलकर मधु भी जिया दीदी के साथ आकर सोफे पर बैठ गई। जिया दीदी बोली, तो मैं यह कह रही थी कि बस चांद सी दुल्हन हो जो हमारे घर में भी रौनक हो। इतनी तन्हाई न हो घर में। खूब मस्ती करे, गीत गाए, और तो और दुल्हन भी देख रखी है मैंने। वह भी ऐसी जो घर के सारे काम करती हो, सफाई, पूजा पाठ, खाना बनाना, सारे घर को संभाल कर रखे और हम बेफिक्र होकर सोएं, ऐश करें। मैंने उनकी बात काटते हुए शरारत से कहा, दीदी मेरे लिए दुल्हन ला रही हैं या अपने लिए काम वाली? मधु ने छेड़ते हुए कहा, कुछ ऐसा ही समझ लो। मैंने मधु की तरफ देखकर कहा, मधु अब कहना क्या चाह रही हो? जिया दीदी बोली, अरे ये तो ऐसे ही बोल रही है। मैं बिल्कुल अपने भाई के लिए काम वाली तलाश करूंगी। हाँ, जो भी लाओगे उसे काम वाली बना दूंगी। मैंने फौरन जवाब दिया, कोई भी काम उसे नहीं करने दूंगा, मधु बनाकर रखूंगा। जिया दीदी हैरानी से बोली, अरे मधु तो मेरे पास बैठी है। तुम किस मधु की बात कर रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी उसी मधु की बात कर रहा हूं जो मेरी मधु बनेगी। मधु ने मुंह बनाया और जिया दीदी से कहा, जिया
मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि तुम्हारे नाकाम भाई से मैं शादी करूं। जिया दीदी ने बनावटी गुस्से से कहा। ओ हेलो, अब की बात किसने की? मैं तो अपने भाई के लिए गोरी मेम लेकर आऊंगी, सारा दिल्ली देखता रह जाएगा, मैंने कहा। पर दीदी, इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? और वह गोरी मेम घर के काम तो नहीं करेगी ना? अब कुछ आसपास देखो ना, जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हो। ऐसे ही हंसी मजाक और बातों में रात हो गई। रात को मैंने माँ जी के साथ ताई जी पूजा को दबे लफ्जों में बातें करते हुए सुन लिया। ताई जी कह रही थीं कि उनकी किसी सहेली मिसेज शर्मा का बेटा उन्हें मधु के लिए बहुत पसंद आ गया है। ताई जी बोली, बस अब अगर मधु को भी लड़का पसंद आ जाए, बात पक्की कर दूं। लड़का बहुत ही खूबसूरत और सुलझा हुआ है, अच्छी नौकरी भी है। उन्होंने मधु को देखा हुआ है, हमारी फैमिली को भी जानते हैं। उनकी तरफ से तो पक्की हाँ है, बस वह चाहते हैं शादी जल्दी हो, इसी महीने में, किसी अच्छे मुहूर्त में। माँ जी ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कहाँ रिश्ते देख देकर, लोगों की डिमांड सुन सुनकर दिमाग खराब होने से जान छूटी। मधु से बात करो, लड़के की तस्वीर दिखाओ, वह मान जाती है तो आगे बात बढ़ाते हैं। फिर भाई साहब, ताया जी रोहन से भी मशवरा कर लेना, ताई जी बोली। बस बहन, अब दुआ करो कि मेरी बच्ची का वहां रिश्ता हो जाए। ऐश करेगी, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत धार्मिक और शरीफ घराना है। मेरी बेटी के नसीब तो बहुत ही अच्छे हैं। ये सब सुनकर मेरी तो जैसे जान ही निकल गई, दिल बैठ सा गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी सोचा भी नहीं था कि मधु की शादी किसी और से हो जाएगी। वह मुझसे दूर हो जाएगी, किसी और की दुल्हन बनेगी, किसी और के घर की रौनक बनेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे दिमाग में सिर्फ यही ख्याल घूम रहे थे। मैं अपने कमरे में गया और बस सर पकड़कर सोचने लगा। मधु को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता। मैं मर जाऊंगा, मैं खुद को खत्म कर दूंगा। वह बस मेरी है, मधु मेरी है, मेरी जान है। मेरे सिवा वह किसी और की नहीं हो सकती। वह बस मेरे लिए बनी है। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। इतने में जिया दीदी और मधु भी कमरे में आ गए। जिया दीदी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, सूरज, क्या हुआ जो ऐसे परेशान बैठे हो? मैंने उनकी तरफ देखे बिना सिसकती हुई आवाज में कहा, दीदी, वह ताई जी बोल रही थी कि उन्हें मधु के लिए कोई रिश्ता पसंद आ गया है। उन्हें भी मधु पसंद है। बस मधु लड़का पसंद कर ले तो इसी महीने उसकी शादी करवा देंगे, और मैं ऐसा होता नहीं देख सकता। मधु ने मेरी बात सुनी तो उसका चेहरा फक हो गया। वह सर पकड़कर बैठ गई और बोली, ओ मेरे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्या करूं इस लड़के का? तुम पागल हो गए हो? मैं तो तुम्हारा बचपना समझती आ रही थी आज तक। तुमको चढ़ाती थी, हंसी मजाक करती थी, और तुम ऐसी सोच क्यों रखते हो? मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। उसकी आवाज में हैरानी और परेशानी थी। फिर मैंने जिया दीदी से गिड़गिड़ाकर कहा, बस मधु से कहो कि वह लड़के को रद्द कर दे। ये शादी नहीं हो सकती, वरना मैं कुछ कर लूंगा खुद को, कसम से। जिया दीदी बोली, पागल, इसे एक ना एक दिन तो शादी करके जाना है ना यहाँ से, आज नहीं तो कल। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने कहा, मैं अपनी जान दे दूंगा, बस यह रिश्ता नहीं होना चाहिए। मधु इनकार करेगी, मुझे नहीं पता। वह मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। जिया दीदी ने मधु की तरफ देखा, उसकी आंखों में भी नमी थी। फिर उसने जिया दीदी से कहा, जिया, तुम फिक्र न करो, सूरज मुझे भी बहुत अजीज है। प्यार मैं भी करती हूँ इससे, ये इसका बचपना है, पागलपन है। तुम फिक्र न करो, मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूंगी, बल्कि अभी ऊपर जाती हूँ और इनकार कर देती हूँ। फिर जिया दीदी बोली, मधु, तुम जाओ ऊपर और इनकार करो, वरना ये सारी रात कहाँ सोने वाला। बात की बात बाद में देखेंगे। मधु ऊपर चली गई ताई जी को इनकार करने। हर गुजरता लम्हा मुझे सदियों का लग रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। कुछ देर के बाद मधु कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी विजयी मुस्कुराहट थी। वह बोली, कर दिया इनकार? माँ जी ने तस्वीर दिखाई, पर मैंने रद्द किया। उनकी एक न सुनी। बस ना पसंद नहीं करनी बोल के नीचे आ गई हूँ। माँ जी और ताई जी आवाजें मारती रह गईं। तुम्हारी माँ जी भी वहीं थीं, जिया दीदी ने इत्मीनान से कहा। देखा, बस इतनी सी बात थी। मैं बस खुशी भरी नजरों से मधु को देखता जा रहा था। मेरे शरीर में सुकून और तसल्ली की लहर दौड़ गई थी। मधु ने मेरी तरफ देखते हुए शरारत से कहा, ऐ मेरे रंजन, अब तो हंस दो, तुम्हारी हीर तुम्हारे पास है। वह हंसते हुए बोली। इस बात पर जिया दीदी भी हंस पड़ी, मैं भी हंस पड़ा, और माहौल कुछ अच्छा हो गया। एक सुकून की लहर पूरे शरीर में दौड़ गई, जैसे एक तूफान के बाद सुकून आ गया हो। फिर जिया दीदी बोली, अब बड़े दांत निकल रहे हैं मजनू की औलाद। फिर मधु ने कहा,
हाय, मैं तेरी लीला। काश तुम कोई 2-4 साल बड़े होते तो मैं खुद लड़कर तुमसे शादी कर लेती। फिर जिया दीदी बोली, अभी भी हो जाएगी भाई, अब बस रिलैक्स हो जाओ। मैं अब के लिए दूध का गिलास लाती हूँ और अंडे उबाल कर। इतना बोलकर दीदी रसोई घर में दूध गर्म करने और अंडे उबालने चली गईं। फिर मधु मेरे करीब आकर बैठ गई। मधु मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। इस तरह तो मधु ने मुझे पहले कभी नहीं देखा था, जैसे आज देख रही थी। मुझे अच्छा भी बहुत लग रहा था, समझ भी नहीं आ रही थी कि मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। मधु बोली, सूरज, अब इतना भावुक ना हो। मैंने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आई, मैं बस अब को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता। मुझे लगा जैसे मेरा दिल मेरे सीने से बाहर निकल जाएगा। फिर मधु बोली, क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरे लिए अपनी जान भी दे दो? मैंने उसका हाथ थामकर कहा, हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना प्यार जो आपसे कभी कोई भी नहीं कर सकता। यकीन ना हो तो कभी आजमा लेना। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मधु बोली, ठीक है, किसी दिन आजमा लेंगे, पर जरूर अपनी बात पर कायम रहना। जब जो कहूंगी वह करोगे। मैंने कहा, मैं आपको कसम देता हूँ, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कसम, जो कहेंगी करूंगा। अपनी बात पर पक्का रहूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा। मधु बोली, पर मेरे लिए तुम्हारी ऐसी सोच रखना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? मैंने कहा, क्यों अच्छी बात नहीं है? प्यार करना कोई बुरी बात है क्या? कजिन्स आपस में शादी नहीं करते, ये तो हमारी पुरानी परंपरा है। मधु बोली, नहीं, प्यार करना बुरी बात नहीं। हाँ, कजिन्स भी आपस में शादी करते हैं, पर मैं तुमसे कितनी बड़ी हूं। लड़का बड़ा हो तो चलता है, तुम तो अभी पढ़ रहे हो, कब पूरा करोगे? कब नौकरी करोगे? मेरी उम्र तो शादी की हो गई है। मैंने कहा, तो आपको इतनी जल्दी क्यों है? मुझे हमारे उम्र के फर्क से कोई फर्क नहीं है। आपको क्यों है? अब मेरे लिए 2-4 साल इंतजार नहीं कर सकती क्या? मधु ने कहा, मैं कर तो सकती हूँ, पर माँ जी और पापा जी को क्या बताऊं? तुम तो अभी कोई नौकरी भी नहीं कर सकते हो, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो। मैंने कहा, करूंगा नौकरी, मैं सब कुछ करूंगा आपके लिए। मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। बस अब मेरे लिए इंतजार करो, मैं आपको हर हाल में हासिल करना चाहता हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अब किसी और की हो जाओ। किसी और के साथ आपको देखना मेरे लिए क़यामत से कम नहीं होगा। मधु बोली, उफ, कयामत, बर्दाश्त, कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। तुमको ये सारी बातें सिखाता कौन है? मैंने कहा, प्यार सब कुछ सिखा देता है मधु। जब दिल में सच्चा इश्क हो तो अल्फाज खुद खुद निकल आते हैं। फिर मधु बोली, उफ, तुम्हारा इश्क तो बड़ा जानलेवा है, मैं तो किसी के लिए भी जान न दूं। मैंने कहा, मैं तो अब को जान देने भी न दूं। अब के लिए जान दे सकता हूं, अब की जान तो कभी नहीं ले सकता। ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मधु बोली, वाह वाह, तुम तो शायर भी हो गए मेरे रोमियो। प्यार तो मुझे भी आज तुम पर बहुत आ रहा है सच में। ये बात करके मधु मुस्कुराती हुई कमरे से चली गई। फिर मैं बिस्तर पर लेट गया और मधु के प्रतिक्रिया पर सोचने लगा। उसकी आंखों में जो मैंने देखा था, वह सिर्फ हमदर्दी थी या इसमें भी मेरे लिए कोई छुपा हुआ एहसास था? मधु का मेरे लिए इतना फिक्र करना, इतना परेशान होना, क्या वह भी मुझसे प्यार करती है? क्या यह प्यार था या बस ख्याल मोहब्बत? इसी कश्मकश से मेरा दिल बेचैन हो रहा था। मधु की इतनी तड़प, उसकी आंखों में आंसू, क्या मेरे लिए उसका दिल भी तड़प उठा था? इन सोचों में गुम पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। कुछ दिन ऐसे ही सामान्य रूप से गुजर गए, जैसे तूफान से पहले का सुकून हो। हर सुबह सूरज उसी तरह उगता, पर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। फिर वह भयानक रात आई, जिसने हम सब की जिंदगी का रुख बदल दिया। कसूर किसी का भी नहीं था और मुजरिम सभी बन गए। एक रात हम सब अपने घर के नीचे वाली मंजिल पर इकट्ठे रात का खाना, डिनर करने की तैयारी कर रहे थे। माँ जी और ताई जी किचन में हंसते हंसते खाना बना रही थीं। आशना और जिया दीदी मेज लगा रही थीं और सोनिया हॉल में शरारतें कर रही थीं। एक साथ जश्न जैसा माहौल था। खाना मेज पर लग चुका था। सोनिया बोली, अरे दीदी, मधु कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। जिया दीदी बोली, मेरे ख्याल में ऊपर गई हैं, अपना मोबाइल भूल गई होंगी या कोई किताब लेने गई होंगी। तभी छत से मधु के चीखने की दिल दहला देने वाली आवाज आई। आवाज में डर और दर्द था। हम सब ऊपर की तरफ भागे, हमारे कदमों में जैसे बिजली भर गई हो। जब हम छत पर पहुंचे तो एक 25-30 साल का लड़का, जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था, मधु के साथ खड़ा था और उसने मधु का बाजू पकड़ रखा था। मधु की आंखों में आंसू और चेहरे पर दहशत थी। मैंने एक लम्हा भी जाया कि बिना उस लड़के का गला पकड़ लिया, पर वह मुझसे कद में भी बड़ा था और ताकतवर भी था। उसने मुझे पीछे धकेला।
फिर मैंने गुस्से से गरज कर कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो वह लड़का हकलाते हुए बोला, मुझे मधु ने बुलाया था। इस पर मधु ने रोते हुए नफी में सर हिलाया और बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो इसे जानती भी नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मधु बुरी तरह रोने लगी तो माँ जी ने उस लड़के से कहा, चले जाओ यहाँ से, अभी इसी वक्त। तो वह लड़का चुपचाप वहां से जान बचाकर भागा। हमारे घर और पड़ोसी के घर की छत की दीवारें साथ लगती थीं। वह दीवार फांदकर अपने घर चला गया। फिर ताई जी पूजा ने मधु को गले लगाया और रोते हुए बोली, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, ये झूठ है। मधु बस रोती जा रही थी, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बाकी हम सब खामोश तमाशाई बने खड़े थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। जिया भी हैरान और परेशान थी। माँ जी ने कहा, अच्छा, यहाँ छत पर तमाशा न लगाओ, नीचे चलो, लोग सुन रहे हैं, शर्म करो, नीचे जाकर बात आराम से करेंगे। ताई जी की समझ में माँ जी की बात आ गई। हम सब नीचे आ गए ताई जी के घर की बैठक में। ताई जी ने मधु से कहा, अब बताओ हुआ क्या मेरी बच्ची, सच सच बताओ। मधु ने रोते हुए कहा, मैं ऊपर अपने मोबाइल का हैंड्स फ्री लेने गई थी, ऊपर भूल गई थी। जैसे ही मैं छत पर पहुंची, मुझे देखकर वह लड़का दीवार फांदकर हमारी छत पर आ गया। अभी मैं उसे कुछ कहती, इतनी देर में उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैंने शोर मचा दिया। माँ जी ने सर हिलाया और कहा, वह लड़का पहले तो कभी नहीं आया आज तक, तो किसी की जरूरत नहीं हुई। कोई भी लड़का किसी के घर ऐसे ही इतनी हिम्मत से आता जब तक उसे इशारा न मिले। माँ जी की आवाज में शक था और इशारा साफ था। इस पर ताई जी ने गुस्से से कहा, तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही हो दुर्गा, तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ जी बोली, मैं इल्जाम नहीं लगा रही, हमने भी दुनिया देखी है, हम कोई बच्चे नहीं हैं जो इतनी सी बात न समझे। मधु ने जिया की तरफ देखकर बेबसी से कहा, जिया, तुम बताओ, तुमने क्या देखा? जिया दीदी बोली, मुझे कुछ समझ ही नहीं आई, अंधेरा था, तुम दोनों इकट्ठे खड़े थे, मैंने बस शोर मचा दिया। माँ जी ने जिया की बात को अपने हक में इस्तेमाल किया और कहा, सुन लो, इकट्ठे खड़े थे। ताई जी ने गुस्से से गरज कर कहा, तुम अपनी दलीलें अपने पास रखो, कोई जरूरत नहीं मेरी बेटी को बदनाम करने की। निकलो यहाँ से, अपने घर जाओ। खबरदार अगर किसी ने मेरी बेटी पर उंगली उठाई तो। ताई जी तो जैसे पागल हो चुकी थी, मरने मारने पर आ गई थी। माँ जी बोली, जा रही हूं, लेकिन तुम अपनी बेटी पर नजर रखो पूजा, ये तुम्हारे लाड प्यार ने ही इसे बिगाड़ा है। ताई जी तो चीख ही उठी माँ जी की इस बात पर। बस फिर हम लोगों को धक्के मारकर निकालना रह गया था। मैं तो खामोश था, हैरान और परेशान, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलूं और किसे बोलूं। मेरे दिल में गम, गुस्सा और दुख का तूफान बरपा था। मैं, माँ जी, जिया दीदी नीचे आ गए अपने घर। माँ जी बोली, जिया, तुम्हें कोई जरूरत नहीं ऊपर जाने की। मैं भी देखती हूँ ये अपनी बेटी के करतूत, छिपाने के लिए मेरी तौहीन करके रहती किस तरह सुकून से। ये मुझे धक्के देकर घर से निकालेगी, मैं जीना हराम कर दूंगी। माँ जी और ताई जी एक दूसरे पर जान छिड़कती थीं, उनका रिश्ता खून से भी ज्यादा गहरा था। माँ जी ताई जी को छोटी बहन और ताई जी माँ जी को बड़ी बहन समझती थीं। उनके प्यार की लोग मिसालें देते थे। आज कुछ ही लम्हों में एक मामूली घटना ने उन्हें एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया था। इतनी नफरत, इतनी दुश्मनी, ये हो क्या रहा है? जैसे किसी और की रूहें उनके शरीरों में आ गई हों या किसी ने काले जादू से उन्हें बांध दिया हो। माँ जी का यह रवैया मेरी समझ से तो बाहर था। जिया और मैं भी कोशिश करते रहे माँ जी को चुप करवाने की, उन्हें समझाने की, पर माँ जी हमारी सुन कहाँ रही थीं। वह तो बस अपनी भड़ास निकाल रही थीं। फिर माँ जी बोली, जिया, तुम मुझे न समझाओ, ये बाल मैंने ऐसे ही सफेद नहीं किए हैं, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, मैं सब समझती हूँ। मैं भी चुप था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। गुस्सा करूं माँ जी पर, गुस्सा करूं ताई जी पर, या उस हरामजादे लड़के पर जिसने आकर हमारे हंसते बसते घर में आग लगा दी, हमारे रिश्तों को जला डाला। सोचते सोचते ही थक गया और आंख लग गई। सुबह हुई तो एक अजीब और गरीब से शोर से आंख खुल गई, और यह शोर ताई जी पूजा ने निकाला हुआ था, जो नीचे हमारे घर के दरवाजे पर खड़ी जोर जोर से चिल्ला रही थी, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई दुबई तक ये बात पहुंचाने की? तुमने मेरी रुसवाई करके रख दिया है, मेरी बेटी का नाम बदनाम कर दिया है, उसके बाप की नजरों में गिरा दिया है। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुम घटिया औरत हो जिसकी मैं बहन की तरह इज्जत करती थी। बात दुबई तक पहुंच चुकी थी और मेरे पापा जी संजय और ताया जी रोहन को सब कुछ पता चल चुका था। मधु की जिंदगी तो जैसे खत्म ही हो गई थी। वह न कहीं आती जाती थी, न किसी से बात करती थी, बस अपने कमरे में बंद रहती थी। उसकी हंसी गायब हो चुकी थी,
उसकी आंखों में अब वीरानगी थी, मुझसे भी बात नहीं करती थी। अब मधु के साथ साथ जिंदगी तो मेरी भी खत्म हो गई थी। मेरी तो जिंदगी ही मधु है। माँ जी से मैं कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि वह सुनती ही नहीं थी। जिया से शिकायत कर लेता था, पर जिया के पास अपनी सफाई जस्टिफिकेशंस होती थीं, जो मुझे इत्मीनान नहीं देती थीं। अब हम छत पर नहीं सोते थे, चाहे बिजली हो या न हो, अपने अपने पोर्टफोलियो में ही। मैं भी गर्मी में अपने ही कमरे में बंद रहता था। मैं बस हर वक्त इसी कोशिश में लगा रहता कि किसी तरह मैं यह सारा मामला ठीक कर दूं, किसी तरह मधु मुझसे बात तो करे। न वह मेरे पैगामों का जवाब देती थी, न मेरी कॉल्स का। सोनिया को भी ट्राई किया, वह भी रिप्लाई नहीं करती थी, बल्कि उल्टा दोनों बहनों ने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। घर में मधु से बात करना मुश्किल था। ताई जी देख लेती या माँ जी देख लेती तो हम दोनों की शामत आ जाती। मुझे अपनी परवाह नहीं थी, पर मधु से कोई कुछ कहे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। बस मेरी जिंदगी एक पहेली बनकर रह गई थी, जो हल होती नजर नहीं आ रही थी। मेरी सोच, मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया था। मैं बेबस महसूस कर रहा था। एक नया मोड़, प्रकाश का आगमन, फिर रोशनी की एक किरण नजर आई। इन सब हालात का अंदाजा ताया जी रोहन और पापा जी संजय को भी था, जो दुबई में थे। वह दोनों भाई एक साथ थे, उनमें कोई लड़ाई नहीं हुई थी। उनका रिश्ता इस झगड़े से ऊपर था। वह दोनों अपनी अपनी पत्नियों से ही लड़ते और समझाते कि हम दोनों भाइयों को जुदा न करो, यह परिवार एक है। पापा जी और ताया जी का कहना था कि मधु अभी बच्ची है, उससे गलती हो गई है तो आगे से नहीं करेगी, उसे एक मौका दिया जाए। माँ जी को समझाते कि तुम घर की बड़ी हो, तुम्हें सबको साथ लेकर चलना है। घर की यह नफरत देखकर ताया जी रोहन और पापा जी संजय दोनों ही इस घटना के 2 हफ्ते बाद हिंदुस्तान आए। कोई 1 हफ्ते के लिए ही, दोनों इस वक्त लंबा रुक नहीं सकते थे। उनके आने का मकसद सिर्फ इतना था कि इन दोनों घरों में सुलह करवाए और घर का माहौल पहले जैसा बनाए। ताया जी ताई जी को समझाते रहे और पापा जी माँ जी को। पापा जी ने माँ जी से कहा, दुर्गा, आप इस घर की बड़ी हैं, आपको सबको साथ लेकर चलना है। हम दोनों भाइयों की इज्जत एक है, अगर अपनी इज्जत उछालोगी तो कैसे चलेगा। अब यह जो कुछ भी हो गया है, इसको आपको ही संभालना है। बस दोनों की सुलह करवाई और ताया जी रोहन ने मधु का रिश्ता देखने की जिम्मेदारी माँ जी दुर्गा के सुपुर्द कर दी कि दुर्गा बहन, आपकी जहां मर्जी हो आप कर दें। पूजा ताई जी नहीं बोलेंगी। ये फैसला सबके लिए हैरान करने वाला था, क्योंकि ताई जी हमेशा अपनी बेटियों के मामले में खुद ही फैसले करती थीं। 1 हफ्ते बाद ताया जी रोहन और पापा जी संजय वापस चले गए। दोनों घर एक तो हो गए फिर से, मगर अनजाने में एक नई शुरुआत हुई थी। मुंह पर सब एक दूसरे से ठीक से बात करते, रस्मी आदाब होते, पर अब वह पहले वाली बात नहीं रही थी। घर तो एक हो गए थे, पर दिल एक नहीं हुए थे। एक गहरी दीवार पड़ चुकी थी। बात तो करते पर चाहत न होती, प्यार न होता। एक दूसरे के घर बस जरूरत भर ही आना जाना था और बातचीत भी सीमित थी। जिया और मधु आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करती थीं, जो कभी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थीं। जिया दीदी ने बहुत कोशिश की कि मधु से बात करे, उसे मनाए, पर मधु हर बार जिया दीदी को अनदेखा कर देती। जिया की किसी भी बात का जवाब मधु न देती। हर चीज बहुत ही सीमित थी, घर आना जाना, कोई भी बातचीत। माँ जी भी जरूरत भर ही बोलती थीं। सोनिया भी पहले से ठीक थीं, लेकिन उसकी शरारतें कम हो चुकी थीं। ताई जी भी काफी हद तक संभल गई थीं और माँ जी भी धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं, पर मधु पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह हमारे घर भी ना आती, बस ताई जी के यहाँ अपने घर पर जोर देने पर थोड़ी देर बाद भी बस न के बराबर मुझसे तो जवाब दे देती थीं, लेकिन जिया दीदी को नहीं। मेरा दिल आज भी उस मधु के लिए तड़पता है, जो इस हादसे से पहले हंसती खेलती थी। कई महीने इसी तरह गुजर गए। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। त्योहारों पर भी वह पहले वाली रौनक नहीं रह गई थी। मैं और जिया दोनों ही मधु के रवैये से परेशान थे। इसी दौरान एक दिन माँ जी ने ताई जी के सामने मधु के लिए एक नए रिश्ते का जिक्र किया। यह रिश्ता हमारे दूर के रिश्तेदारों में से ही था, जो अब दिल्ली में ही बस गए थे। लड़का, जिसका नाम प्रकाश था, एक सलीकेमंद और कामयाब सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी उम्र 26 साल थी और वह हाल ही में अमेरिका से अपनी उच्च शिक्षा पूरी करके लौटा था। उसका परिवार भी बहुत नेक नाम था। माँ जी ने ताई जी से कहा, पूजा, ये प्रकाश का रिश्ता आया है। मैंने लड़के को देखा है, बहुत अच्छा और होनहार है, हमारे परिवार का ही लड़का है। ताई जी ने पहले हिचकिचाहट दिखाई। दुर्गा, अब इसके बाद कौन हमारे घर की बेटी पर भरोसा करेगा। माँ जी ने उन्हें समझाया, देखो बहन, जो हो गया उसे भूल जाओ। प्रकाश और उसके घर वाले सब कुछ जानते हैं, पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं। वह कहते हैं कि बच्ची गलतियों से सीखती है।
ये सुनकर ताई जी को कुछ उम्मीद हुई। प्रकाश के घर वाले कुछ दिनों बाद हमारे घर मधु को देखने आए। मधु हमेशा की तरह खामोश और बेजान सी लग रही थी। प्रकाश एक सच्चा, नेक और समझदार नौजवान था। उसने मधु की आंखों में छुपा दर्द महसूस किया। उसने न तो कोई ज्यादा सवाल किए और न ही कोई शर्त रखी। उसने सिर्फ इतना कहा, हमें मधु जैसी बहू चाहिए। जो हो गया उसे भगवान की मर्जी समझकर भूल जाना चाहिए। उसकी सादगी और सकारात्मक रवैये ने सबका दिल जीत लिया। मेरे दिल में एक अजीब सी उलझन पैदा हुई। एक तरफ तो मैं मधु की खुशी चाहता था और दूसरी तरफ उसे किसी और के साथ देखने का ख्याल मेरे लिए तकलीफदेह था। प्रकाश और मधु की बात पक्की हो गई और शादी की तारीख 1 महीने बाद की तय पाई। हमारे घर में फिर से शहनाइयों की गूंज सुनाई देने लगी, लेकिन इस खुशी में कहीं न कहीं एक उदासी भी थी। मधु ने भी प्रकाश को पसंद कर लिया था, क्योंकि प्रकाश का रवैया उसके साथ बहुत हमदर्दाना था। वह उसे हंसाने की कोशिश करता, उससे हल्की फुल्की बातें करता और उसे एहसास दिलाता कि वह अकेली नहीं है। ये सब देखकर मेरा दिल कटता। मैं रातों को सो नहीं पाता। मधु की याद मुझे बेचैन रखती। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और बाहर निकलना छोड़ दिया। जिया और माँ जी परेशान हो गईं, लेकिन मैंने किसी से कुछ न कहा। एक रात जब सब सो चुके थे, मैं चुपके से मधु के कमरे की तरफ गया। उसके कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से मधु की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। मैंने सुना वह पूजा घर में देवी माँ के सामने बैठी रो रही थी। माँ, मैं प्रकाश से शादी नहीं करना चाहती। मैं सूरज से प्यार करती हूँ, पर मुझे कोई गंभीर नहीं लेता। मैं कैसे बताऊं कि इस हादसे के बाद तो मेरा दिल और भी सूरज के लिए तड़पता है। पर मेरी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां मैं सूरज को भी नहीं देख सकती और उसकी मोहब्बत को भी नहीं समझ सकती। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मधु भी मुझसे प्यार करती है? ये सोचकर मेरे दिल में एक नई उम्मीद पैदा हुई। मैंने फौरन जिया दीदी को जगाया और उसे सब कुछ बताया। जिया दीदी भी हैरान रह गईं। उसने कहा, सूरज, ये बात तो बहुत बड़ी है। अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम्हें यह शादी रोकनी होगी। अगले दिन सुबह मैंने पापा जी संजय और ताया जी रोहन को फोन करके सारी बात बताई। पहले तो वह हैरान हुए, फिर पापा जी ने कहा, अगर सच्ची मोहब्बत है तो उसे छुपाना नहीं चाहिए। ताया जी ने भी कहा, मैं पूजा और मधु से बात करता हूँ। प्रेम की जीत। अगले ही दिन दुबई से पापा जी और ताया जी आ गए। घर में सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें इतनी जल्दी वापस आने की उम्मीद नहीं थी। पापा जी ने सबके सामने मुझे और मधु को बुलाया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। पापा जी ने कहा, आज मैं और रोहन भाई एक अहम फैसला करने आए हैं। ये शादी नहीं हो सकती। यह सुनकर ताई जी और प्रकाश के परिवार वाले हैरान रह गए। फिर पापा जी ने मेरी तरफ देखा और कहा, सूरज, तुम बताओ। मैंने हिम्मत करके पहली बार सबके सामने मधु के लिए अपने प्यार का इजहार किया। उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैं उसे कभी किसी और का होता नहीं देख सकता। मेरी जिंदगी उसके बिना अधूरी है। मधु की आंखों में आंसू आ गए और उसने भी सर झुकाकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। ये देखकर जिया दीदी मुस्कुराईं, माँ जी हैरान हुईं और ताई जी के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और परेशानी का मिश्रण था। ताई जी पूजा ने आंसू भरी आंखों से कहा, अगर यह दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। प्रकाश, जो एक शरीफ इंसान था, ने भी स्थिति को समझ लिया और बड़े दिल से कहा, अगर मधु खुश नहीं है तो मैं यह रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। उसकी इस कुर्बानी ने सबको प्रभावित किया। माँ जी दुर्गा ने आखिरकार कहा, जब भगवान ने यह रिश्ते बनाए हैं तो हम कौन होते हैं इन्हें तोड़ने वाले। अगर इन बच्चों का नसीब एक दूसरे से जुड़ा है तो यही होगा। यूं एक नए मोड़ और एक नए किरदार प्रकाश की कुर्बानी के साथ मेरे और मधु के प्रेम की जीत हुई। शादी की तैयारियां दोबारा शुरू हुईं, लेकिन इस बार दुल्हन और दूल्हा की मर्जी से। ये कहानी इस बात का सबूत है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल का सामना कर सकता है और हर दीवार को गिरा सकता है। हमारे परिवार में एक बार फिर खुशियों का राज था। हाँ, रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब दिल साफ हो तो हर उलझन सुलझ जाती है।